ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज नाम से एक नई योजना आरंभ की गई है करने की बात की गई है, जिससे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में लाभ होगा। यानी कि जो हमारे बॉर्डर एरिया के साथ साथ जो हैबिटेशंस हैं, जो गांव हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी रहते हैं और कठिन परिस्थितियों के साथ साथ में वो हमारे लिए सामरिक दृष्टि से बहुत आवश्यक भी है कि वो गांव वहीं पर बसे रहें। उन गांव के लोगों को मूलभूत जो सुविधाएं देनी है वो वहीं पर गांव में उपलब्ध हों, ताकि वो वहां से पलायन ना करें, वहां से छोड़े ना, ताकि ऐसे में सीमा की सुरक्षा करने में उन लोगों का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहे। उस दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत हुई है। मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर से इस बात के लिए भी जरूर आभार व्यक्त करता हूं केंद्र सरकार का। एक सुझाव के रूप में हमने एक पत्र केंद्र सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को लिखा। जब हम हिमाचल प्रदेश में पंचायतों की कनेक्टिविटी का एनालिसिस कर रहे थे कि हमारी कितनी कर पंचायतें रहती हैं सड़कों के बिना, कनेक्टिविटी के बिना, तो उसमें एक चीज सामने ध्यान में आई कि हमारी बहुत सारी पंचायतें सड़कों से जुड़ गई। लगभग 100 से भी कम, 80 के करीब हमारी जो सड़कें जो रहती हैं, जो अभी रोड कनेक्टिविटी से अभी तक भी वंचित हैं, पूरी तरह से वो नहीं जुड़ी है। वो हिस्सा जुड़ा है लेकिन पंचायत हेडक्वार्टर नहीं जुड़ा है, पंचायत के गांव नहीं जुड़े हैं। तो हमने इसका कारण भी पूछा कि कारण इन पंचायतों में सड़क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसमें 2-3 चीजों को लेकर के ध्यान में आई बात। एक तो फॉरेस्ट के क्लियरेंस एक बाधा है। दूसरी बात, कुछ एक इलाके ऐसे हैं कि जहां पंचायत में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी तक इस सारी चीज के लिए कहीं भी इतने बड़े स्तर पर विचार नहीं हो पाया था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमने केंद्र सरकार को, वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को लिखा, ये सुझाव बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा उनको और ये सुझाव बहुत व्यवहारिक भी लगा। और आखिरकार वित्त मंत्रालय ने रोप वे के लिए पहले इसके लिए जो है बजट प्रोविजन नहीं किए जाते थे, तो बजट प्रोविजन करने के लिए इसके लिए सहमति दी और सहमति के साथ इसमें आगे बढ़ करके जो है वो अब एक नई चीज इसमें सामने आई है, जो केंद्रीय सहायता से रोपवे बनाने के लिए पहाड़ी राज्यों में एक नई योजना जिसका नाम पर्वतमाला आरंभ करने की भी आज घोषणा की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हिमाचल जैसे प्रदेश में, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश की ओर से, हम सब लोगों की ओर से हुआ और इसको बजट में स्थान मिला। ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। इससे अगला विषय जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हिमाचल की दृष्टि से, जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस का इशू है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र में जो पर्यावरण मंत्री है उनको भी, और उसके साथ साथ में हमारे लॉ मिनिस्टर है उनको भी इस बारे में एक नहीं अनेक बार बातचीत कर चुका हूं, लिख भी चुका हूं। पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर फॉरेस्ट की क्लियरेंस स्टेज 2 के होने के बावजूद भी हमको सुप्रीम कोर्ट से अंतिम परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है। और कोविड के कारण लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के पीछे सब सिटिंग नहीं हो पाई, तो लगभग 1.25 साल तक हमारी कोई भी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हो पाई, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों करोड़, मोर देन 600 प्रोजेक्ट्स जो है वो, जो फॉरेस्ट की क्लियरेंस के लिए फाइनल स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट में लगे थे, वो उसकी हियरिंग नहीं हो पाई। 1.25 साल के बाद आखिरकार वो हियरिंग हुई, और उसके लिए भी मैं विशेष तौर से जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने आग्रह किया, विशेष मेंशन किया, और उसके कारण फिर उनकी क्लियरेंस हुई। अभी जो इसमें केंद्र सरकार ने इस बात को, अभी भी मेरा प्रधानमंत्री जी से जब मिलना हुआ था मंडी की रैली से पहले, तो उस वक्त भी मैंने प्रधानमंत्री जी से इस बात को कहा था कि हमें बहुत बड़ी राहत होगी अगर ये फॉरेस्ट की क्लियरेंस बाकी राज्यों की तरह हमको भी स्टेट से, मतलब सेकंड स्टेज के बाद मिल जाए, तो और सुप्रीम कोर्ट में आना ना पड़े, इस बात के लिए मदद हमको हो। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने
फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए शीघ्र मिलने के उद्देश्य से विशेष सुविधा प्रदान करने की माननीय वित्त मंत्री द्वारा बात की गई है और हमारी सरकार इसके लिए अपनी बात केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी रूप से जो रखी है, तो उसका ये परिणाम स्वरूप है। इसका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और अगर फॉरेस्ट की क्लियरेंस अगर हमको जल्दी मिले तो हमारे डेवलपमेंट की गति कई गुना तेज बढ़ेगी, क्योंकि एक 2 कमरे का निर्माण करने के लिए भी हमको फॉरेस्ट की क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट से लेनी पड़ रही है। ये सचमुच में बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए है। इसके अतिरिक्त और आगे बढ़कर के जो कर्मचारियों के लिए जो नई पेंशन स्कीम है, उसके अंतर्गत जो मिलने वाली जो टैक्स में जो राहत है को 10% से बढ़ा करके 14% कर दी गया। पहले जो ये राहत जो है वो पहले ये शेयर भी 10% था, उसके बाद हमने बढ़ा करके उसको 14% किया है। और 14% करने के लिए मैं केंद्र सरकार का एक बार आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टैक्स में भी इसमें जो रिबेट मिलता था वो 10% तक मिलता था, अब इसको जो है 14% तक बढ़ा करके जो है वो राहत मिलेगी। उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। उससे कर्मचारी वर्ग को बहुत बड़ा उसका लाभ मिलेगा। इसी के अतिरिक्त जो एक और जो केंद्र सरकार के संवेदनशीलता का एक जो गरीबों के प्रति, जो दिव्यांग हैं उनके प्रति विशेष तौर से देखने को मिला है। दिव्यांगों तथा माता पिता को कर में राहत दी जाएगी, ये भी आज के इस बजट में जो घोषणा हुई है उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और उससे बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग है जो समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हर दृष्टि से निभाता है, लेकिन उसके बावजूद वो शारीरिक रूप से जो है वो जितना सहयोग देना चाहें उस सहयोग में उनको अपनी इसमें कठिनाई आती है। देश की महिलाओं और माताओं को के लाभ के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ नए लाभार्थियों को 2022-23 के दौरान लाभान्वित किया जाएगा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक घोषणा है कि आखिरकार लोगों को लग रहा था कि उज्ज्वला योजना का जो एक टारगेट था उस टारगेट को पूरा कर लिया, अब ये सैचुरेशन पर छोड़ दी गई, अब इसको आगे बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार अब काम नहीं कर रही है, तो ऐसा कई लोग बोलते थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया है और 2022-23 में जो है वो उसमें 1 करोड़ नए लाभार्थियों को जोड़ने की जो बात कही है, ये एक सराहनीय कदम है। इसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। कृषि वानिकी एवं निजी वानिकी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए विशेष सहायता का प्रावधान का भी आज के इस बजट में किया गया है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं केंद्र सरकार का वर्ष 2022-23 के लिए जो प्रस्तुत बजट आज किया गया, और मैं समझता हूं कि वो आने वाले कई पीढ़ियों के लिए 25 वर्षों के लिए एक दस्तावेज के रूप में है और संतुलित विकास, हर क्षेत्र का संतुलित विकास के साथ हर वर्ग का उसमें ख्याल इस प्रकार से रखा गया है जिससे सभी वर्ग जो उसमें लाभान्वित होंगे। आज के इस में मुझे आज की वार्ता में मुझे सिर्फ यही बात कहनी थी। एक बार फिर से मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं और उनको इस बजट प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। सर, 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। एक तो टूरिज्म से, दूसरा हॉर्टिकल्चर। टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर के लिए देखिए, जहां तक 2 चीजों का आपने जिक्र किया है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में तो विशेष तौर से जो प्राकृतिक खेती को केंद्रीय बजट में स्थान मिलना और उसमें उसको प्रोत्साहित करने की दिशा में बात कही गई है, वो उसका एक लाभ रहेगा। और उसका भी इनका इनिशिएटिव जो है वो हिमाचल प्रदेश से ही शुरू हुआ था और मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि बजट की सारी डिटेल्स जो है वो बहुत लंबी होंगी, तो इसमें इन दोनों सेक्टर में जो खासतौर से पर्यटन की दृष्टि से और पर्यटन के साथ साथ में ये दूसरा जो आप हॉर्टिकल्चर, ये हिमाचल की दृष्टि से दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं इस बात को कह सकता हूं केंद्र की ओर से जो रोप वे का विशेष तौर से
जो जिक्र हुआ है, ये एक पर्यटन को भी बढ़ावा देने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं होगा। ये ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी के लिए फोकस अब की बार जरूर किया है, लेकिन ये पर्यटन का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, उस दृष्टि से मैं मानता हूँ। ये ठाकुर साहब मध्यवर्गीय परिवार है जो उनके इनकम टैक्स का जो स्लैब है देश या पूरे प्रदेश या देश में लोग इंतजार कर रहे थे, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं। देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, बजट में बहुत सारी चीजों का समावेश है और आज के इस बजट में मुझे लगता है कि ज्यादातर, क्योंकि ये तो एक डिमांड का विषय है, एक लोगों की एक मांग रहती है कि इस वर्ग के लिए इनकम टैक्स में ये किया जाए, उसके उस वर्ग के लिए ये किया जाए। इन सारी चीजों के साथ मैं मानता हूं कि बजट में सारी चीजों का प्रावधान होने के साथ साथ में ये चीजें समय समय पर रिड्रेस होती रहती हैं, बीच बीच में होती रहती हैं, कुछ चीजों का समाधान उस दृष्टि से भी किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल बजट जो है वो सराहनीय है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। ग्रीन जॉब्स का जो नया प्रावधान आया युवाओं के लिए कितना सार्थक साबित होगा, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारों के लिए सरकार ने कुछ। देखिए, ये सदैव का रहता है, हमेशा का ही रहता है, और मैं मानता हूं कि विपक्ष ने यही कहना है और उनकी व्यवस्था भी है यही कहने की, और वो कहेंगे भी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि रोजगार की संभावनाएं भी इस बजट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस बजट में जो नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उन इनिशिएटिव्स के माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की अगर हम बात कहें, तो स्वाभाविक रूप से जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा, आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एग्जीक्यूशन में रोजगार की संभावना स्वतः ही उसके साथ रहती है।